हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आजकल न्यूज़ में लक्षद्वीप का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो सोचा इसके बारे में पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाई जाए। लक्षद्वीप इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है जो 35 छोटे छोटे आइसलैंड से मिलकर बना है। 33 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ 70,000 की पॉपुलेशन वाला लक्षद्वीप भारत का एक छोटा सा पर बेहद खूबसूरत एक यूनियन टेरिटरी है। बात आखिर क्यों है लक्षद्वीप आजकल इतना बवालों में, इस बात को समझने के लिए मुझे लगता है आपको पहले लक्षद्वीप के बारे में कुछ बातों का पता होना जरूरी है। दूसरी यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली या पौंडीचेरी की तरह लक्षद्वीप में गवर्नमेंट को चलाने के लिए सीएम या लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता। इस लक्षद्वीप का जो सुप्रीम पावर है वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप को लोकसभा में रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। इसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है वो है पंचायत। इट मीन्स जो लक्षद्वीप की पूरी गवर्नेंस है वो पूरी 3 स्टेजों पर टिकी हुई है, एडमिनिस्ट्रेटर, एमपी और फिर पंचायत। 4 दिसंबर 2020 को लक्षद्वीप के उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेटर दिनेश्वर वर्मा की डेथ हो जाती है। 5 दिसंबर 2020 को इंडिया के प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी प्रफुल्ल के पटेल को लक्षद्वीप का नया एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देते हैं। वैसे तो प्रफुल्ल पटेल जी का कैरियर बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है, वो उनका अलग अलग कंट्रोवर्सी के साथ नाम जोड़ा गया है, पर यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उनका पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट कैसे हुआ। 2007 में गुजरात में वो बतौर एमएलए जी के पावर में आए। 2010 में अमित शाह जी के अरेस्ट होने के बाद नरेंद्र मोदी जी जो उस टाइम पे गुजरात के सीएम थे, उन्होंने उस टाइम उनको गुजरात की कैबिनेट में इनको लिया। मीन्स इनको काफ़ी क्लोज माना जाता है मोदी जी के। ये हिस्ट्री में पहली बार था कि लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर किसी नॉन सिविल सर्विस पर्सन को बनाया जा रहा था, सिर्फ एक ऐसे पर्सन को बनाया जा रहा था जिसका टोटली पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। इससे पहले जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे, सिविल सर्विस से, कोई आईपीएस था, कोई आईएएस था, कोई सेक्रेटरी था। लक्षद्वीप के साथ साथ प्रफुल्ल पटेल दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो कि अब एक ही यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, उसके भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। साथ एडमिनिस्ट्रेटर बनते ही प्रफुल्ल जी कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आए लक्षद्वीप में जिसकी वजह से वहाँ के स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा है। आइए डिटेल में बात करते हैं उन सारी पॉलिसीज़ के बारे में। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी LDAR, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन। इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटर को डेवलपमेंट या प्लानिंग के नाम पे वहाँ रह रहे लोगों को वहाँ से हटाने या रिलोकेट करने की पूरी तरह से पावर दी जाती है। ये ड्राफ्ट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड बॉडी को किसी भी लोकल पर्सन की मालिकाना प्रॉपर्टी में डायरेक्टली इंटरफेयर करने की पावर भी देते हैं। और ये सब किया किसके नाम पे जा रहा है? डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ऑफ लक्षद्वीप। अब एक दूसरे एक्ट की बात करते हैं। लक्षद्वीप का क्राइम रेट 1% होने के बावजूद वहाँ पे द प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट PASA लाने का प्रपोजल भी दिया गया है पटेल साहब के द्वारा, जिसको गुंडा एक्ट भी कहा जाता है। एंटी सोशल एक्टिविटी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लक्षद्वीप में हो या किसी और पार्ट पे। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? इसकी वजह से वहाँ के स्थानीय लोग डरे हुए हैं। अगर पुलिस को लगा कि इस XYZ पर्सन ने कोई एंटी सोशल एक्टिविटी की है तो वो उसको बिना ट्रायल के 1 साल जेल में डाल सकते हैं, बिना ट्रायल के। जनरली प्रोसीजर क्या होता है, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो पुलिस का काम होता है उसको पकड़ना और कोर्ट के सामने पेश करना। तो जुडिशरी सिस्टम क्या होता है, जो भी फैक्ट होते हैं या जो भी सबूत होते हैं या गवाह होते हैं उनके बेसिस पे उसको पुनिश किया जाता है। पर यहाँ पे क्या है, भी उसको बिना ट्रायल के, बिना पब्लिक डिस्क्लोजर के उसको 1 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी क्या हो रही है? मीन्स 1 साल तक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा अपने आप को निर्दोष साबित करने का। लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन एक्ट के अंडर लक्षद्वीप में बीफ बैन करने का भी प्रपोजल ड्राफ्ट किया गया है। सिर्फ यही नहीं, गुजरात और बिहार की तरह लक्षद्वीप भी एक ड्राई यूनियन टेरिटरी था। मीन्स वहाँ पे शराब की दुकानें नहीं थी, पर यहाँ पे बीफ बैन करने के साथ साथ वहाँ पे लिकर शॉप को ओपन करने की भी परमिशन दे दी गई है। वहाँ पे 80% से ज़्यादा लोग मलयाली बोलते हैं। तो केरला इसके पास होने के अलावा दोनों कल्चरली बहुत लिंक हैं। तो दूसरा, यहाँ पे रहने वाली पॉपुलेशन के 95% पॉपुलेशन मुस्लिम धर्म को मानने वाली है। और हम सब जानते हैं कि मुस्लिम धर्म में शराब एक तरह से हराम मानी जाती है और वो केरला के लोगों की तरह ही बीफ खाते हैं। इस ड्राफ्ट के मुताबिक पूरे लक्षद्वीप में कोई भी पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीफ या बीफ के प्रोडक्ट किसी भी फॉर्म में ना ही स्टोर कर सकता है, ना ही ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ना ही खरीद सकता है, ना ही बेच सकता है। और अगर ऐसा करता हुआ कोई आरोपी पाया गया उसको मैक्सिमम 10 साल की सज़ा और मैक्सिमम 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। सिर्फ ये नहीं है, इसका मिनिमम भी फिक्स किया गया है। अगर कोई आरोपी पाया गया तो उसको मिनिमम 7 साल की सज़ा होनी कंपलसरी है और मिनिमम 1 लाख का जुर्माना होना कंपलसरी है।
एक और ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग पंचायत रेगुलेशन के लिए एक नोटिस निकाला गया जिसमें कोई भी पर्सन जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो इलेक्शन में, पंचायती इलेक्शंस में खड़ा ही नहीं हो सकता। कैसा रूल है ये? और ये लॉजिक समझ में नहीं आया भी इस रूल को लाने का सेंस क्या बनता है और सिर्फ लक्षद्वीप में ही लाना क्यों है। अगर आप इसको जस्टिफाई भी कर रहे हो, किसी भी रीज़न से जस्टिफाई कर रहे हो, तो आप इस चीज़ को जस्टिफाई कीजिए बाकी जगह पे भी ओके हम इस चीज़ को दिल्ली में ला रहे हैं, बिहार में ला रहे हैं, बंगाल में ला रहे हैं, गुजरात में ला रहे हैं, पंजाब में ला रहे हैं, कहीं पर भी ला रहे हो तो आप जस्टिफाई करो भी हम लक्षद्वीप में क्यों ला रहे हैं ये रूल्स। इन पॉलिसीज़ को लेके सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आउटरीच है। पिछले कुछ दिनों में #SaveLakshadweep टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा था। सोशल मीडिया पे ही इस इशू की सीरियसनेस के बारे में लोगों को अवेयर करने की कोशिश की जा रही है। लक्षद्वीप के लोगों का गुस्सा इन पॉलिसीज़ को लाने की टाइमिंग को लेकर भी है। उनका कहना है कि देश जब ऐसी महामारी से जूझ रहा है तो इस टाइम पे ऐसी पॉलिसीज़ लाने का क्या मतलब है। लक्षद्वीप के लोग प्रफुल्ल के पटेल को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं जो लक्षद्वीप की अभी कोरोना को लेकर हालत है। लक्षद्वीप जो कि कोविड की फर्स्ट वेव में जब पूरे इंडिया में इतने केसेस आ रहे थे, लक्षद्वीप इंडिया का एक ऐसा पार्ट था जहां पे कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस नहीं पाया गया था। रीज़न क्या था? एक तो पॉपुलेशन कम थी, जैसे कि मैंने बताया 17,000 की पॉपुलेशन थी। दूसरे उनके जो रूल्स से उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। अगर आप वहाँ पे एंटर करते हो तो आपके पास एक नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, प्लस आपको 14 डेज़ का क्वारंटाइन पीरियड कंपलसरी है। पर दिसंबर में जैसे ही प्रफुल्ल के पटेल ने अर्थ संभाला, उन्होंने क्वारंटाइन का प्रोसीजर को खत्म कर दिया। सिर्फ आपके पास कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट हो तो आप लक्षद्वीप में एंटर कर सकते हो। इसका रिजल्ट क्या आया? जनवरी में ही लक्षद्वीप ने अपना पहला पॉजिटिव कोरोना का केस पाया। हालत ऐसी है कि अभी तक वहाँ पे 6,000 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। 70,000 की पॉपुलेशन में जहाँ पे पहले एक भी केस नहीं था, अब 6,000 से ज़्यादा केस आ गए हैं। सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, तो 25 के आसपास लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है, लक्षद्वीप के इकलौते MP जो कि NCP पार्टी को बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी पटेल की पॉलिसीज़ पे हिट करते हुए बोला कि जनवरी से लगभग 300 लोगों ने अपनी जॉब गंवा दी है। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि पॉलिसी से जॉब कैसे चलेगी। तो एक्चुअली हुआ क्या, नए रिफॉर्म्स के हिसाब से गवर्नमेंट के कैजुअल एम्प्लॉयज़ को और जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के उन पटेल ने डिसमिस कर दिया। मीन्स जो इनसे लिंक थे जितने भी बंदे थे वो सारे अनएम्प्लॉयड हो गए। इसके अलावा लक्षद्वीप के सारे डायरी फार्म्स को क्लोज करने का ऑर्डर दे दिया गया है। अब फार्म क्लोज करेंगे तो इट मीन्स तो उससे लिंक जितने भी लोग थे जो वहाँ से जो उससे काम करते थे, उससे अपना घर चलाते थे, वो सारे अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। अब डायरी फार्म बंद कर देंगे तो डायरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ से आएंगे? वो आएंगे गुजरात बेस्ड अमूल। उसको ऑर्डर दे दिया गया है कि वो अपने प्रोडक्ट लक्षद्वीप में सेल कर सकता है। इवन केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई जी ने भी पटेल की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हुए बोला कि इससे लक्षद्वीप के लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इस टॉपिक की सीरियसनेस को ऐसे समझ सकते हैं कि लक्षद्वीप बीजेपी यूनिट के 8 लीडर्स ने भी इन पॉलिसीज के अपोज में रिजाइन कर दिया है। पर जैसा हम सब जानते हैं, जैसा अब तक होता आया है, इसमें भी ऐसा ही होने वाला है। एक ही रिप्लाई आने वाला है। ओपोजिशन पार्टी ने लोगों को भड़का रखा है। ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है, बट ये लोगों की भलाई के लिए हो रहा है। जैसे फार्मर्स के बिल्स फार्मर्स को समझ में नहीं आ रहे, वैसी इन सारी पॉलिसीज़ का वहाँ के लोकल लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि स्थानीय लोगों से ज़्यादा एक आउटसाइडर बंदा जानता है कि उन लोगों के लिए अच्छा क्या है, उन लोगों के लिए बुरा क्या है। अच्छा, हमारी तरफ से सबसे एक ही अपील है कि लक्षद्वीप के टॉपिक को अच्छे से समझिए, आप सर्च कीजिए, अपने फैक्ट इकट्ठा कीजिए और वहाँ के लोगों की आप आवाज़ बनिए। सोशल मीडिया के द्वारा वहाँ के लोगों की आवाज़ बुलंद करने में उनकी हेल्प करिए। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। अपना और अपने डियर वंस का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। रब रखा।